वेलकम बैक। मैं अंश मल्होत्रा और आज जो वीडियो का टॉपिक है वो है आरबीआई बैलेंस शीट। तो क्या होता है कि बैलेंस शीट तो क्या हमें पता है कि एक स्टेटमेंट होती है जिसमें बैंक के एसेट एक साइड, दूसरी जगह लायबिलिटी और ओनर्स इक्विटी, ये एक टिपिकली बेसिक बैलेंस शीट के अंदर होता है। ये वीडियो आरबीआई की बैलेंस शीट पे, सेंट्रल बैंक की जो है बैलेंस शीट पे है। अब ये बैलेंस शीट ऑलमोस्ट जो आरबीआई की है वो सेम से बाकी सेंट्रल बैंक्स की भी होगी, जैसे फेड रिज़र्व हो गया। लेकिन हमें मेन ये भी देखना है कि बेसिक दो तीन डिफरेंसेस एक सेंट्रल बैंक की बैलेंस शीट में क्या होते हैं कमर्शियल बैंक की बैलेंस शीट से। वो लास्ट में हम वो भी देख लेंगे कि क्या कुछ बेसिक डिफरेंस हो सकते हैं एक आरबीआई की बैलेंस शीट में और एक कमर्शियल बैंक की बैलेंस शीट में। तो सबसे पहले यहाँ पे ये बॉक्स में आरबीआई की लेटेस्ट बैलेंस शीट दी हुई है 31 मार्च तक की। आपको पता ही होगा कि 2020 से आरबीआई का फाइनेंशियल ईयर गवर्नमेंट के फाइनेंशियल ईयर के इक्वल हो गया। पहले वो 1 जुलाई से हुआ करता था, वो भी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। तो ये बैलेंस शीट उसी की लेटेस्ट बैलेंस शीट है। इसमें लेफ़्ट वाइट साइड पे लाइबिलिटीज़ हैं और दूसरे राइट हैंड साइड पे एसेट हैं। क्या होता है कि आरबीआई बैलेंस शीट पढ़ने की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि कई बार कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, खासकर जो आरबीआई ग्रेड बी टाइप के एग्ज़ाम्स होते हैं, इनमें तो पूछा ही जा सकता है कि कौन सा चीज़ आरबीआई की किस पार्ट में आएगा, एसेट साइड पे या लायबिलिटी साइड पे। तो अगर आपको पता होगा ना तो ये बड़ा ही अच्छा पर्सपेक्टिव होगा सेंट्रल बैंक के तरफ से आपका ये समझना कि असल में क्या ऐसा डिफरेंस आता है और ऐसा क्या अलग है आरबीआई की या किसी भी सेंट्रल बैंक की बैलेंस शीट में। तो हम इस वीडियो में इसके एक एक कंपोनेंट को समझेंगे। बेसिकली इस कंपोनेंट का मतलब क्या है एसेट और लायबिलिटी साइड पर, तो बैलेंस शीट समझने में हमें आसानी होगी। तो हम पहले लायबिलिटी साइड, जो लेफ़्ट हैंड साइड पे बैलेंस शीट पे होती है, उसके एक एक कंपोनेंट को समझते हैं। आप आरबीआई की बैलेंस शीट अपने सामने रख लेंगे, आज साइट पे अवेलेबल है, तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। तो पहला कंपोनेंट जो है कैपिटल, लायबिलिटी साइड पे। इसका मतलब क्या है, आरबीआई जो था ना एज अ प्राइवेट शेयर होल्डर बैंक बना था शुरुआत में जब सेटअप किया गया था। बाद में सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसे नेशनलाइज कर दिया था। तो जो इनिशियल पेड अप कैपिटल होती है ना, पेड अप और ऑथराइज्ड कैपिटल में आपको डिफरेंस ज़रूर आप नेट पे देख लीजिएगा। मोटा मोटा तो आप इसका यही मतलब होता है कि ऑथराइज कैपिटल आप टोटल कितने शेयर कर सकते हो इशू। इस शुरुआत में ही जो बनता है ना एक कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जिसे हम कहते हैं, तो उसी में ही ये लिख दिया जाता है कि कितने के शेयर्स मैक्सिमम एक कंपनी दे शेयर इशू कर सकते, तो उसे तो ऑथराइज्ड, और जितने के उसने एक्चुअली किए हैं उसका पेड अप कैपिटल कहते हैं। तो वो 5 करोड़ रुपए उस समय किए गए थे, तो वही चला आ रहा है ये स्टैटिक। तो ये इसमें लायबिलिटी साइड में कैपिटल का मतलब ये हुआ। फिर दूसरा रिज़र्व फंड। एक रिज़र्व फंड क्रिएट किया गया था ओरिजिनली 5 करोड़ रुपए का आरबीआई के थ्रू, जिसमें सेंट्रल बैंक से उस सब, क्योंकि क्या होता था कि उससे पहले जब तक आरबीआई नहीं बना था ना, तो ये सारा जिम्मा इशू करने का करेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट का ही होता था। तो लेकिन वो एक समय के बाद उन्होंने ये समझा कि एक सेपरेट अथॉरिटी होनी चाहिए जो ये काम करे और सरकार से ये करेंसी इशू प्रिंटिंग का काम ले ले। तो ये रिज़र्व फंड वो है। फिर अदर है अदर है कि ये कुछ रिज़र्व बनाए हुए थे, कुछ ऐसे रिज़र्व्स हैं जैसे नेशनल इंडस्ट्रियल क्रेडिट और नेशनल हाउसिंग क्रेडिट। तो इस टाइप की ये दो चीज़ें बनी हैं जिसमें आरबीआई जो है कुछ कुछ पैसा डालता है हर साल। शुरुआत में जब आरबीआई भी सरकार को सपोर्ट करना चाहता था इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए, और हाउसिंग, आपको पता होगा नेशनल हाउसिंग बैंक जो है, नेशनल हाउसिंग क्रेडिट, और आपको पता होगा नेशनल हाउसिंग बैंक जो है वो आरबीआई की ही सब्सिडरी है। तो इनके रिज़र्व्स में पैसा डालता है रोज़, एक मतलब रोज़ नहीं, मतलब हर साल 1-1 करोड़ रुपए डलता है।
तो नेशनल हाउसिंग बैंक तो क्या होता है कि उस रिज़र्व में तो ये उसकी लायबिलिटी होती है, हर साल वो कुछ उसमें डालता है। फिर हो गया चौथा है डिपॉजिट्स। अब ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है कि रिज़र्व, आपको पता ही होगा कि जो रिज़र्व बैंक के पास है, जो कमर्शियल बैंक हैं, गवर्नमेंट है और भी इंस्टीट्यूशंस है, अपने डिपॉजिट रखती है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट अपने डिपॉजिट, करंट अकाउंट होता है आरबीआई के पास, तो वहाँ अपने को डिपॉजिट रखते हैं पर्टिकुलर सेक्शन 21 और 20 के तहत। फिर बैंक जो हैं वो उनका भी करंट अकाउंट होता है। आपको पता ही होगा ई कुबेर प्लेटफॉर्म की डिस्कशन हुई थी जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, तो उसमें हमने बात की थी कि कैसे हर बैंक का एक करंट अकाउंट होता है आरबीआई के पास, तो वहाँ उसमें अपना वो डिपॉजिट्स टेम्परेरी जो हैं कुछ बैलेंस उसके पास रखते हैं ये आरबीआई के पास। और एक जो लीगल टर्म है आपको याद ही होगा कि रिवर्स रेपो ऑपरेशंस जब होते हैं, उसका भी जो बैलेंस है वो आरबीआई के पास डिपॉजिट में रहता है। तो और सीआरआर रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो भी पैसा जो बैंक में अपने करंट अकाउंट में आरबीआई के पास मैंडेटली लीगल रिटर्न जो रखना ही पड़ता है बैंक्स को, तो उस पेमेंट और मीट सेटलमेंट ऑब्लिगेशन को मीट करने के लिए। फिर कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आउटसाइड इंडिया हैं जिसके भी पैसे आरबीआई कुछ अपने पास डिपॉजिट एज अ डिपॉजिट रखता है। अब उसकी फिफ्थ पॉइंट है रिस्क प्रोविजंस। देखिए, आप सोच ही सकते हैं कि कितने तरह के रिस्क हमेशा इकॉनमी पे मंडराते रहते हैं, तो उस पर भी आरबीआई को कहते हैं ना, एक रिस्क प्रोफाइल को देखते हुए फंड्स में कंट्रीब्यूट करना होता है। वो भी उसकी लायबिलिटी ही है एक तरीके से, जैसे कंटिजेंसी फ़ंड हो गया। तो एक स्पेसिफिक प्रोविज़न होता है, अनएक्सपेक्टेड कोई ऐसी चीज़ें हो जाए, अनफोर्सिन कंटिजेंसी, जैसे भाई वो वॉर छिड़ गया, पेंडेमिक आ गया, कोई एकदम से स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाता है, कुछ ऐसा इवेंट हो जाता है कि सबसे बड़ी बात, जैसे आप देख रहे हैं कि आजकल यूएस में इतना इन्फ्लेशन बढ़ गया है, एकदम से बड़े ही ड्रास्टिक नंबर्स आए हैं उधर, तो इससे रुपये पे असर आ रहा है। तो ये इन सब चीज़ों को मीट करने के लिए, जैसे डेप्रिसिएशन हो गया, हम आपने जो करेंसीज, उस जो सिक्योरिटी उसने अपने एसेट में रखी हुई हैं आरबीआई ने, उनकी वैल्यू गिर गई मान लीजिए हैं। कुछ एक्सचेंज रेट रिस्क आ रहे हैं, जैसे रुपये अब गिर रहा है, तो आरबीआई ने ऑलमोस्ट $50 बिलियन, हाँ ऑलमोस्ट $15 बिलियन लगा चुका है रुपये को बचाने में, तब जाके वो 79 पर टिका हुआ है। कोई भी सिस्टमेटिक रिस्क या और भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी से उसको रिस्क आता है, तो जो उसके लिए वो कुछ पैसा फंड में रखता है, कंटिजेंसी रिजर्व फंड में रखता है, उसको कंटिजेंसी फ़ंड कहते हैं इमरजेंसी के लिए। दूसरा एक फ़ंड है एसेट डेवलपमेंट फ़ंड। आरबीआई अपनी सब्सिडरीज़ के लिए भी ना, ये फ़ंड 1997 में क्रिएट किया गया था, स्पेसिफ़िकली कुछ कुछ समय में उसमें कंट्रीब्यूट करता है, और इंस्टीट्यूशन अपने और ख़ुद के कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के लिए, क्योंकि आपको भी पता है उसके साथ कहीं ऐसे इंस्टीट्यूट हैं आरबीआई के साथ ट्रेनिंग के लिए, कुछ तो नेशनल हाउसिंग बैंक जैसे, तो उसमें भी वो कुछ कंट्रीब्यूट करता है। रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन का जनरली मतलब यही हुआ कि, क्योंकि क्या होता है कि जो एसेट्स उसने रखे होते हैं उनकी वैल्यू फ्लक्चुएट होती है, तो कुछ ऐसे अनरियलाइज्ड मार्केट गेन और लॉसेस हो जाते हैं जो अलग अलग इन हेड्स में रिकॉर्ड किए जाते हैं। अब वो बैलेंस बनाए रखने के लिए उसको कुछ पैसे का कंट्रीब्यूट, और कहते हैं ना, कुछ कुछ पैसे को रखना होता है, वो इस हेड के अंदर आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट रेड कलर में अब जो लिखा गया है वो है कि सरप्लस पेएबल टू द बैंक। इसको लेके तो पीछे कुछ ज़्यादा ही चर्चा रही थी, जब बिमल जलान कमेटी को भी बिठाया गया था और पता कि पूरा इकोनॉमिक फ्रेमवर्क रखा गया था कि आरबीआई को असल में कितना पैसा देना चाहिए सेंट्रल बैंक को। तो क्या होता है कि अंडर सेक्शन 47 ऑफ द आरबीआई एक्ट अपने सारे प्रोविज़न, जैसे कि बैड लोन, कंटिजेंसी को देखते हुए, सब चीज़ को, एक्सपेक्टेड लॉस को देखते हुए, जब मैटर्स को सारा प्रोविज़न वो कर लेता है, उसके बाद जो बैलेंस प्रॉफिट का बचता है वो उसको सेंट्रल बैंक को ट्रांसफ़र करना होता है। तो ये भी उसकी लायबिलिटी होती है, उसकी लायबिलिटी साइड पे आता है। आपको पता ही है, इस साल से 36,000 करोड़ के करीब उसने कुछ किया, पिछले साल 99,000 करोड़ था। तो ये भी लायबिलिटी साइड पे आता है। कोई पूछ ही सकता है डायरेक्टली कई बार पेपर में ही क्वेश्चन कि क्या चीज़ें किस साइड पे आनी चाहिए आरबीआई की। एट्थ है लायबिलिटी ऑफ इशू डिपार्टमेंट। अच्छा,
आप ये देखिएगा, जब आप इसकी आरबीआई की वेबसाइट देखेंगे ना और बैलेंस शीट देखेंगे, तो आप उस पर देखेंगे कि बैंकिंग डिपार्टमेंट और इशू डिपार्टमेंट, पहले ये दोनों डिपार्टमेंट की बैलेंस शीट अलग अलग बनती थी, अब एक ही में पार्ट में लाइबिलिटी साइड में दोनों और एसेट साइड पे दोनों होते हैं। तो लाइबिलिटी साइड ऑफ इशू डिपार्टमेंट क्या रिफ्लेक्ट करती, इशू क्या, करेंसी इशू। तो इशू डिपार्टमेंट रिफ्लेक्ट नहीं कि भी कितनी करेंसी जो है वो नोट सर्कुलेशन में है। यही सबसे बड़ी लाइबिलिटी तो एक सेंट्रल बैंक की होती है, सबसे बड़ी लाइबिलिटी, क्योंकि जो नोट होते हैं उस पर आप लिख सकते हैं कि लिखा होता है आरबीआई गवर्नर ने, या 1 रुपये के नोट पे फाइनेंस सेक्रेटरी ने कि आई प्रॉमिस टू पे द बियरर द सम ऑफ दिस एंड दिस, कि मैं धारक को इतने देने की, मतलब ये मेरी जिम्मेदारी है। तो इसीलिए ये तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई कि जो करेंसी इशू होते हैं, नोट इशू होते हैं, जो सर्कुलेशन में है, वो सारी बैंक की लाइबिलिटी होती है, सेंट्रल बैंक की लाइबिलिटी होती है। ये भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस भी होता है कमर्शियल बैंक से उसका। अब हम एसेट साइड पे कंपोनेंट्स को समझते हैं। तो आरबीआई की बैलेंस शीट का एसेट साइड पहला क्या है, नोट, रुपी, कॉइन, स्मॉल कॉइन। इस हेड के अंदर आरबीआई जो भी बैलेंस कैश में अपने पास रखता है डे टू डे बैंकिंग फंक्शंस के लिए, रेपो, रिवर्स रेपो, ये सब के ऑपरेशंस करने के लिए, ओपन मार्केट ऑपरेशंस करने के लिए, ये वो वाला पैसा नहीं है। ये मतलब आप ये सोच लीजिएगा कि वो वाला पैसा नहीं है। ये जो नोट्स वो इशू करता है, वो तो एक अलग फंक्शन है उसका, इशू डिपार्टमेंट का। ये वो बैंकिंग डिपार्टमेंट में का जो काम होता है उसके पास जो होता है, ये वो पैसा है जो आरबीआई के पास होता है। तो ये पैसा सर्कुलेशन में नहीं होता है, लेकिन ये आरबीआई के पास है एज ए एसेट, यूज़ कर सकता है जब वो चाहे बैंकिंग ऑपरेशंस के लिए। अब दूसरा है गोल्ड। डेफिनेटली उसके पास गोल्ड होता है। गोल्ड सेक्शन में आपको बता दूं, यह है गोल्ड बैंकिंग डिपार्टमेंट, और उसकी बैलेंस शीट में आप नीचे देखेंगे इशू डिपार्टमेंट में भी गोल्ड लिखा हुआ है। मैं आपको यहीं पे दोनों का डिफरेंस बता देता हूँ। देखिए, बैंकिंग डिपार्टमेंट के पास गोल्ड है वो, और इशू डिपार्टमेंट के पास गोल्ड है। पहले मैं आपको इशू डिपार्टमेंट का समझाता हूँ कि आपको पता होएगा कि हम मिनिमम रिज़र्व सिस्टम फॉलो करते हैं। मतलब कि 200 करोड़, 300 करोड़, 300 या 200 किलो गोल्ड रख के कितना भी पैसा इशू कर देते हैं। पहले फुल रिज़र्व सिस्टम होता था कि भी जितना का पैसा इशू किया उतना गोल्ड रखता था। अब तो ये इतनी बड़ी इकोनॉमी में पॉसिबल ही नहीं है। तो इशू डिपार्टमेंट 200-300 किलो के करीब रखता है गोल्ड, तो वो भी एसेट साइड पे आता है, तो वो इशू डिपार्टमेंट के एसेट में आता है, देखिएगा आप। और हाँ, अब बैंकिंग डिपार्टमेंट गोल्ड क्यों रखता है, हेजिंग करने के लिए। देखिए क्या होता है कि अल्टीमेटली जब किसी को कुछ समझ में नहीं आती तो लोग गोल्ड खरीद लेते हैं। तो जब आरबीआई भी ऐसा ही करता है, जैसे आजकल रुपी गिर रहा है, या फिर रुपी गिर रहा है, लेकिन ये भी हो सकता है कि कल को जो फॉरेन एसेट्स उसने रखे हुए हैं, डॉलर, येन, इन सब की वैल्यू गिरे, तो उसके एसेट की वैल्यू गिरेगी। तो वो उस समय में गोल्ड भी रखते हैं, थोड़ा सा गोल्ड रखते हैं कि भाई अगर इनमें कमी आती है तो गोल्ड उन्हें बचा लेगा। और गोल्ड के प्राइस बढ़ते हैं, याद रखिएगा। जब गोल्ड के प्राइस बढ़े, जनरली इसको अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि लोग, इसका मतलब लोगों का जो आउटलुक है मार्केट के प्रति वो उतना ऑप्टिमिस्टिक नहीं है। तो आप समझ गए होंगे कि गोल्ड की क्या वजह है एसेट साइड पे होने की। अब परचेजिंग और डिस्काउंट और परचेजिंग करना बिल्स की, ये तो एक बड़ा बेसिक सा फंक्शन होता है, ये डिस्काउंटिंग बिल एंड। और चौथा है इन्वेस्टमेंट फॉरेन में। अब यहाँ आ गए फॉरेन रिज़र्व्स। ये कई बार पूछा सकता है शायद, अभी किसी आजकल शायद कुछ इंटरव्यू चल रहे हैं आरबीआई ग्रेड बी के, तो उसमें भी शायद उन्होंने पूछा है कि फॉरेन रिज़र्व्स कौन सी साइड पे आएंगे, एसेट साइड पे या लाइबिलिटी साइड पे। तो चौथा है कि जो इन्वेस्टमेंट्स, जैसे कि फॉरेन करेंसी एसेट्स हो गए, जैसे उसने दूसरे बैंक्स के डिपॉजिट्स में सेंट्रल बैंक में रखे हुए हैं, अपने दूसरे सेंट्रल बैंक में डिपॉजिट विद, ए भी एक बैंक है, इंस्टीट्यूशनल सेटलमेंट्स, जो बेजल नॉर्म्स भी बनाता है। तीसरा है कि भी जो है कि भी अलग दूसरे बैंकों में, सेंट्रल बैंक ने वहाँ पर उसके जो
कुछ बड़े बड़े बैंकों में डिपॉजिट्स हो सकते हैं। फॉरेन कंट्रीज़ के ट्रेजरी बिल्स में भी इन्वेस्ट करता है, जैसे कि यूएस डॉलर के ट्रेजरी बिल्स में आरबीआई इन्वेस्ट करता है, और स्पेशल ड्राइंग राइट्स आईएमएफ के। तो ये फॉरेन एसेट्स हैं। तो फॉरेन रिजर्व्स में आपको पता होगा है उसके हेड के अंदर फॉरेन करेंसी एसेट्स आते हैं। तो इसलिए ये हो गई इन्वेस्टमेंट जो फ़ॉरेन में की जाती है। और डोमेस्टिक में फिफ्थ सबसे बड़ा तो यही हुआ, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में आरबीआई काफ़ी इन्वेस्ट करता है। और स्टेट डेवलपमेंट लोन्स हमने देखा ये भी इशू किए जाते हैं, तो इसमें आरबीआई इन्वेस्ट करता है। और ट्रेजरी बिल्स, स्पेशल बॉन्ड्स, पहले क्या होता था कि आरबीआई क्या करता था कि जो सरकार का जो डेप्थ होता था ना, डेफिसिट, उसको मोनेटाइज करता था। लेकिन एफआरएमबी एक्ट के बाद ये चीज़ बिल्कुल मना कर दी गई है कि आरबीआई सरकार का जो डेफिसिट है उसको मोनेटाइज नहीं करेगा। तो इसकी वो जिम्मेदारी अब हट चुकी है। अब वही सिक्स्थ हो गया इन्वेस्टमेंट सब्सिडरी, और में तो जो भी उसकी सब्सिडरी है, अगर उनकी वैल्यू बढ़ती है, मार्केट वैल्यू बढ़ती है, तो इसके एसेट में तो इंक्रीज़ आएगा ही। सातवां कंपोनेंट है लोन एंड एडवांसेस। ये तो कमर्शियल बैंक में भी लोन एसेट साइड पे आते हैं। तो पहला हो गया सेंट्रल बैंक। अब क्या होता है कि हमें पता ही है वेज एंड मीन एडवांसेस हो गए, या फिर स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी हो गई। इनके थ्रू सेंट्रल बैंक और स्टेट गवर्नमेंट्स जो होती हैं वो आरबीआई से लोन लेती हैं। तो ये भी आरबीआई की एसेट साइड पे आता है। फिर वो कमर्शियल बैंक को भी लोन देता है, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट फैसिलिटी, जैसे लिक्विड एडजस्टमेंट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज़। इसके थ्रू जो बैंकों को नाबार्ड और अदर इंस्टीट्यूशन, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से इनको जो देता है वो भी उसके एसेट साइड में आता है। फिर कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो बाहर हैं उनको भी वो लोन एडवांसेस आरबीआई देता है, तो वो इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। और लास्ट हो गया वही जो मैंने आपको एसेट्स बताए थे इशूज़ डिपार्टमेंट के, वो भी इशू डिपार्टमेंट भी जो होता है अपनी करेंसी को बैक करने के लिए ना, क्योंकि हम मिनिमम रिज़र्व सिस्टम फॉलो करते हैं, तो कहीं एसेट, गोल्ड, फॉरेन सिक्योरिटीज़, हमारे डोमेस्टिक गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ रखता है। बस वो एक अलग शो किया जाता है कि भी इस डिपार्टमेंट का ऐसा क्यों होता है। आप तो फिर इसीलिए आरबीआई की जो बैलेंस शीट है उसमें जो है इशू डिपार्टमेंट और बैंकिंग डिपार्टमेंट को दोनों साइड पे बस एक डिफरेंस करके दिखाया गया है। पहले इन दोनों की बैलेंस शीट अलग अलग होती थी। आखिरी में क्वेश्चन उठता है कि असल में किसी भी सेंट्रल बैंक या कमर्शियल बैंक में बेसिकली क्या कुछ डिफरेंसेस होते हैं दोनों की बैलेंस शीट में। तो यहाँ 3 डिफरेंस लिखे हुए हैं। वो हैं कि जैसे बैंक नोट्स एक इंडिविजुअल के लिए या किसी भी एंटिटी के लिए, कंपनी के लिए, कैश जो होगा वो जनरली उसके लिए एसेट होगा कि भाई एक कंपनी के पास कितना कैश पड़ा हुआ है या कितने लिक्विड एसेट हैं बैंक नोट में, वो उसके एसेट में साइड में आएंगे। लेकिन सेंट्रल बैंक के लिए तो वो लाइबिलिटी होती है, क्योंकि वो उन्हीं नोट का इशूअर है। वो हमने देखा भी था कि लाइबिलिटी साइड में नोट्स जो होते हैं सर्कुलेशन में, वो सेंट्रल बैंक की लाइबिलिटी होती है। अब दूसरा पॉइंट है बैंक डिपॉजिट्स। सेंट्रल बैंक के जो डिपॉजिट्स होते हैं गवर्नमेंट उसके पास रखती है, बैंक उसके पास रखते हैं, कुछ अलग डिपार्टमेंट्स हैं वो रखते हैं। तो वो सारे डिपॉजिट्स उसके, कमर्शियल बैंक भी वही अपने पास डिपॉजिट रखते हैं और वो उनकी लाइबिलिटी होती है। क्योंकि जैसे बैंक होते हैं तो लोग पैसा निकलवाने भी आते हैं, अपना विड्रॉ करने आते हैं, तो उनको देना है डिमांड पर। तो क्या होता है कि दोनों में साइड में डिपॉजिट होते हैं, लेकिन जो डिपॉजिट बैंक के पास होते हैं, डिपॉजिट्स सेंट्रल बैंक के पास, उसका एम थोड़ा सा अलग होता है। वो ऑन डिमांड पेएबल नहीं होते हैं जनरली, जैसे लोगों की तरह होते हैं। रेपो का पैसे, जैसे रेपोज ऑपरेशंस करते हैं, वो डिपॉजिट्स भी उसके पास होते हैं। वो कुछ डिफरेंट पर्पसेस के लिए होते हैं। कमर्शियल बैंक का डिफरेंट पर्पस के लिए डिपॉजिट रखे होते हैं, और बहुत अलग टाइप के भी डिपॉजिट्स होते हैं सेंट्रल बैंक के पास। जैसे
मिनिमम सीआरआर के लिए उसके पास डिपॉजिट हो सकते हैं। उसको इंटर बैंक बैलेंसेस जो होते हैं, आपने देखा होगा आरटीजीएस और एनईएफटी, ये जो पैसे होते हैं ना, जब ये डील करी जाती है इंटर बैंक पे पैसा दिया जाता है तो उसको वेरीफाई होता है वो आरबीआई में, और आरबीआई से वेरीफाई होता है और फिर दूसरे बैंक को वो पैसा जाता है करंट अकाउंट से होते हुए बैंक के। तो हमको तो चाहे बात पता नहीं चलती, लेकिन पीछे से ही बहुत बड़ा ऑपरेशन होता है। तीसरा पॉइंट हो गया लोन एंड एडवांसेस टू बैंक। देखिए क्या होता है कि एक बैंक के पास दूसरे बैंक के लोन होते हैं, जैसे एसबीआई पीएनबी को भी लोन देता होगा इंटर बैंक, ऐसे ही आरबीआई भी बैंक्स को, कमर्शियल बैंक को लोन देता है। लेकिन जो एम है ना, जो ऑब्जेक्टिव है वो अलग है दोनों साइड में। आरबीआई जब बैंक को ये दे रहा होता है तो उसका मेन मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं होता पहले प्लेस पे, वो मॉनेटरी पॉलिसी ऑपरेशंस के लिए ये सब करता है। तो एज अ बैंक डिपॉजिट और लोन या एडवांस देते समय इन दोनों के एम और ऑब्जेक्टिव में दोनों में फ़र्क होता है, इसीलिए दोनों में डिफरेंस होता है। इसीलिए डिपॉजिट्स हों या लोन एडवांसेस हों, वो चाहे दोनों की बैलेंस शीट्स में आते हैं लेकिन उनका एम अलग होता है। बैंक नोट में तो आपको पता ही है कि अगर वो सेंट्रल बैंक है तो वो तो उसकी लायबिलिटी होता है, लेकिन अगर कोई बैंक के पास कैश के रिज़र्व्स हैं तो वो उसकी एसेट के साइड पे आएंगे। तो अब इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी चीज़ गलत लगे या फिर कोई चीज़ मिसिंग है तो प्लीज़ आप लिख के ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं भी सीख लूँगा अगर कोई चीज़ रह जाएगी तो। आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, और बहुत बहुत थैंक यू, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा प्लीज़।